नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन से, जिसका नाम है आदित्य L1। जी बिल्कुल। ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का पहला समर्पित मिशन है। हाँ, पहला डेडिकेटेड मिशन। इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पर यहाँ एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि इसे लेग्रांज पॉइंट L1 पर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। ये क्या होता है? ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये कितनी खास जगह है? देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। लेग्रांज पॉइंट अंतरिक्ष में एक कह सकते हैं एक जादुई जगह होती है। जादुई जगह? हाँ, जहाँ दो बड़े पिंडों जैसे यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है। अच्छा, मतलब दोनों की खींचतान बराबर हो जाती है। बिल्कुल। तो L1 पॉइंट पर अगर हम कोई सैटेलाइट रखते हैं तो वो बहुत कम ईंधन खर्च करके सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थिर रह सकता है। इसे अंतरिक्ष की पार्किंग स्पॉट भी कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से आदित्य L1 पर कभी भी सूर्य ग्रहण या पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती। मतलब 2400 घंटे 7 दिन लगातार सूर्य पर नजर, एकदम बिना किसी रुकावट के। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सूर्य के बारे में क्या जानना चाहते हैं? यहाँ लिखा है कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन। क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। सूर्य को आप एक प्याज की तरह समझ सकते हैं जिसकी कई परतें होती हैं। ठीक है। फोटोस्फीयर वो सबसे निचली परत है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, रोज जो हम देखते हैं। हाँ, उसके ऊपर की परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं और सबसे बाहरी, रहस्यमयी और बेहद गर्म परत को कोरोना कहते हैं, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही दिखती है। अच्छा, वही डायमंड रिंग जैसा जो दिखता है। बिल्कुल। आदित्य L1 इन्हीं परतों का अध्ययन कर रहा है। साथ ही ये सूर्य से निकलने वाले ऊर्जावान कणों मतलब सौर कण और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों का भी विश्लेषण कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद इसरो दुनिया की तीसरी एजेंसी है जिसने L1 पॉइंट पर अपनी वेधशाला स्थापित की है। जी, ये बहुत गर्व की बात है। इसमें लगे पेलोड्स यानी उपकरणों के बारे में भी कुछ बताइए। यहाँ 7 नाम दिए गए हैं। हाँ, इसमें 7 उपकरण हैं, पर मुख्य रूप से समझते हैं। एक है VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। VELC? ये मुख्य उपकरण है। यह एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण पैदा करके कोरोना की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेता है। वाह। दूसरा है SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रोशनी में सूर्य की तस्वीरें लेता है, जिससे हमें फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ASPEX और PAP जैसे उपकरण हैं। ये सौर हवा यानी सूर्य से निकलने वाले कणों की दिशा, गति और उनके तापमान का अध्ययन करते हैं। अच्छा, तो ये हवा को महसूस करते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और एक मैग्नेटोमीटर है जो L1 पॉइंट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। इनके अलावा सोलेक्स और हेलियोस भी हैं जो एक्सरे का अध्ययन करते हैं। तो इस पूरे मिशन का हम आम लोगों के लिए या भारत के लिए क्या महत्व है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व है सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी। सौर तूफान? जी, ये तूफान पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट्स, बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों को खराब कर सकते हैं। वो मतलब हमारे फोन, GPS सब पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल। जैसे हमारे खुद के नेविगेशन सिस्टम नेविक या संचार उपग्रह इनसाइट को इनसे खतरा हो सकता है। आदित्य L1 की जानकारी से हम इन्हें बचाने की तैयारी पहले से कर सकते हैं। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। हाँ, ये अंतरिक्ष के मौसम को समझने में भारत का एक बड़ा वैश्विक योगदान है। और 2025 के अपडेट्स क्या कहते हैं? अपडेट्स बहुत उत्साहजनक है। जनवरी 2025 तक इसने विज्ञान का अपना पहला साल पूरा कर लिया है। अच्छा। फरवरी 2024 में इसने एक बड़े सौर फ्लेयर की तस्वीरें लीं और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक मिशन के साथ मिलकर भी अवलोकन शुरू कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये तो बहुत ही रोमांचक लगता है। भारत का अपना स्पेस स्टेशन, इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला बड़ा कदम है। ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में बनाया जाएगा। 400 किलोमीटर? जी,
ये एक मॉड्यूलर स्टेशन होगा, जिसका मतलब है कि इसे टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे ब्लॉक्स जोड़कर घर बनाते हैं, लेगो की तरह। बिल्कुल। इसका वजन लगभग 20 टन होगा और इसमें अंतरिक्ष यात्री 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे। इसका उपयोग क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री वहां क्या करेंगे? माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में। माइक्रोग्रेविटी मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य हो। हाँ, ऐसी स्थिति में दवाइयां बनाने, नए मटेरियल बनाने और जीव विज्ञान से जुड़े कई अनोखे प्रयोग किए जा सकते हैं, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। ये हमारे गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए एक स्थायी ठिकाना बनेगा। इसका काम कब तक शुरू होने की उम्मीद है और 2025 में क्या नया हुआ है? इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने की योजना है और पूरा स्टेशन 2030 से 2035 के बीच काम करना शुरू कर सकता है। अच्छा। और 2025 में इसके पहले मॉडल बास 01 का अनावरण किया गया है और इसके 5 मॉड्यूल की बनावट भी तय हो गई है। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है निसार। ये नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है और इसे अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह बताया जा रहा है। इसका पूरा नाम सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये क्या तकनीक है? सिंथेटिक अपर्चर रडार या सार एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। आप इसे एक तरह का सुपर रडार समझ सकते हैं। सुपर रडार? हाँ, ये दिन रात घने बादलों और घने जंगलों के आर पार भी धरती की सतह की एकदम साफ और सटीक 3D तस्वीरें ले सकता है। मतलब इसे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं। यह एल बैंड और एस बैंड नाम की 2 अलग-अलग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेगा, जिससे यह सतह के नीचे की हलचल को भी माप सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये धरती की किन चीजों पर नजर रखेगा? इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह में होने वाले बेहद सूक्ष्म बदलावों को मापना, जैसे कि जमीन का कुछ मिलीमीटर खिसकना। कुछ मिलीमीटर? जी, इससे भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में बहुत मदद मिलेगी। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना का भी विश्लेषण करेगा। क्या इसका राजस्थान के लिए कोई विशेष उपयोग हो सकता है? बिल्कुल। राजस्थान के लिए निसार एक वरदान साबित हो सकता है। ये थार मरुस्थल के विस्तार, जिसे डेजर्ट मैपिंग कहते हैं, उस पर नजर रख सकता है, जो बीकानेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा ये जमीन में नमी की मात्रा का सटीक पता लगा सकता है। ओह! इससे सिंचाई प्रबंधन मतलब इरिगेशन मॉनिटरिंग में क्रांति आ सकती है और पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को मदद मिल सकती है। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। और जोधपुर में स्थित इसरो का ग्राउंड स्टेशन इस सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करने और विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका लॉन्च कब अपेक्षित है और ताजा अपडेट क्या है? इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को GSLV रॉकेट से अपेक्षित है। ठीक है। और हाल ही में इसके एंटीना को खोलने का चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। लॉन्च के बाद ये हर 12 दिन में पूरी दुनिया का एक नक्शा तैयार करेगा। कमाल है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है लाइगो इंडिया। ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या होती हैं? देखिए, जब ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से होता है? बिल्कुल वैसा ही। इन्हीं लहरों को गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं। लाइगो इन्हीं अदृश्य तरंगों का पता लगाने वाली एक प्रयोगशाला है। ये काम कैसे करती है? यहाँ लिखा है 4 किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, इसकी संरचना बहुत ही अद्भुत है। इसमें एल आकार के 2 4 किलोमीटर लंबी सुरंगें होती हैं। एक लेजर किरण को 2 भागों में बांटकर दोनों सुरंगों में भेजा जाता है। ठीक है। जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग गुजरती है, तो वो एक सुरंग को हल्का सा लंबा और दूसरी को छोटा कर देती है। और ये बदलाव एक परमाणु के नाभिक से भी छोटा होता है। इतना छोटा? जी, और लाइगो इसी बेहद मामूली बदलाव को पकड़ लेती है। अविश्वसनीय। भारत में इसके बनने का क्या महत्व है? दुनिया में ऐसी कई ऑब्जर्वेटरीज मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं। भारत में लाइगो के बनने से ये नेटवर्क और मजबूत होगा और हम इन तरंगों के स्रोत का ब्रह्मांड में सटीक पता लगा सकेंगे। 2025 में इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बहुत खूब। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं,
जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS। ये तो हम सबने सुना है। ये 5 स्पेस एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। हाँ, ये 1998 में लॉन्च हुआ था और साल 2000 से इसमें लगातार इंसान रह रहे हैं। 2000 से लगातार? जी, ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ये विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अद्भुत प्रतीक है। इसकी संरचना और महत्व क्या है? ये माइक्रोग्रेविटी में अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक अमेरिकी और एक रूसी। 2025 में इसने अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति के 25 साल पूरे कर लिए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है चीनी स्पेस स्टेशन तियांगोंग। हाँ, तियांगोंग। यह चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। इसके 3 मुख्य मॉड्यूल हैं, तियान है, वेंटियान और मेंगटियान। ये ISS से अलग कैसे है? यह ISS से छोटा है लेकिन आधुनिक है। चीन इसके माध्यम से अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। 2025 में इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रू भेजा है, जिसमें एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल था। अच्छा, अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। हाँ, इसे हबल का उत्तराधिकारी कहा जाता है। बिल्कुल। यह 25 दिसंबर 2021 को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया था। इसकी खासियत है कि ये इंफ्रारेड प्रकाश में देखता है। इंफ्रारेड में देखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये उन चीजों को भी देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, जैसे धूल और गैस के बादलों के पार, जहां तारे पैदा हो रहे हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत यानी सबसे पुरानी आकाशगंगाओं को भी देख सकता है। एक तरह की टाइम मशीन। बिल्कुल। 2025 में इसने कई नए ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण किया है और ब्रह्मांड के जन्म के बारे में नई नई खोजें की हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल एक लेजेंड। ये 1990 में लॉन्च हुआ था और इसने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। तो ये JWST से कैसे अलग है? यह मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश में ब्रह्मांड को देखता है, मतलब जो रोशनी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। 35 साल बाद भी ये आज भी अद्भुत तस्वीरें और डेटा भेज रहा है। 2025 में भी ये सक्रिय है। कमाल है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, EHT। इसका नाम ब्लैक होल की तस्वीर से जुड़ा है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले कई रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क। जी, इन सबको मिलाकर एक पृथ्वी के आकार का वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया जाता है, जिसकी मदद से ब्लैक होल की छाया की पहली तस्वीर लेना संभव हो पाया। 2025 तक ये हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का और भी विस्तृत अध्ययन कर रहा है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है टेस, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टेस यह नासा का एक मिशन है जो हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट को खोजता है। ये कैसे खोजता है? यह ट्रांजिट विधि का उपयोग करता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी में मामूली कमी आती है, जिसे टेस पकड़ लेता है। इसने हजारों नए ग्रहों की खोज की है। 2025 तक इसने 7000 से ज्यादा संभावित ग्रहों की सूची तैयार कर ली है। 7000। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है स्टारलिंक परियोजना। ये स्पेसएक्स की परियोजना है। जी, इसका लक्ष्य है हजारों छोटे छोटे उपग्रहों का एक जाल बनाकर पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, खासकर दूर दराज के इलाकों में। ये तो बहुत अच्छा विचार है। विचार तो अच्छा है, पर इसके फायदे हैं तो चिंताएं भी हैं। अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे और खगोलीय अध्ययनों में आने वाली बाधाओं को लेकर चिंताएं हैं। 2025 तक इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है मिशन आर्टेमिस। ये नासा का चांद पर वापसी का मिशन है। हाँ, अपोलो मिशन के दशकों बाद नासा इंसानों को फिर से चांद पर भेज रहा है और इस बार लक्ष्य चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? क्योंकि वहां पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है। आर्टेमिस 2 में अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाकर आएंगे और आर्टेमिस 3 में सतह पर उतरेंगे। 2025 में आर्टेमिस 2 मिशन की तैयारियां
अपने अंतिम चरण में है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। अच्छा, मतलब अब सिर्फ इसरो ही नहीं। बिल्कुल। लक्ष्य है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2030 तक $60 बिलियन तक पहुंचाना। इसमें आयन स्पेस और NSIL की क्या भूमिका है? आयन स्पेस एक सिंगल विंडो एजेंसी है जो प्राइवेट कंपनियों को अनुमति देने और रेगुलेट करने का काम करती है। NSIL इसरो की कमर्शियल शाखा है जो इसरो की तकनीकों को बाजार में बेचती है। 2025 में कई स्टार्टअप्स ने इस नीति का लाभ उठाया है। बढ़िया। और अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है आयन स्पेस। जैसा हमने अभी बात की, ये जून 2020 में बनाया गया एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय? इसका काम प्राइवेट सेक्टर को रॉकेट बनाने, सैटेलाइट लॉन्च करने और अन्य अंतरिक्ष सेवाओं के लिए बढ़ावा देना, अनुमति देना और उन पर निगरानी रखना है। 2025 तक इसने 100 से ज्यादा लॉन्च अधिकृत कर दिए हैं, जो एक बड़ी सफलता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं रहा, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी सुरक्षा और मानवता के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ गया है। आज की ये चर्चा तो बस एक झलक थी। अब एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष में निजी कंपनियों और देशों की दौड़ बढ़ रही है, क्या हमें अंतरिक्ष के ट्रैफिक और मलबे को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक नियमों की जरूरत है, जैसे समुद्र और हवा के लिए है? इस पर सोचिएगा जरूर। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारा YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।